जय महाकाल। तो आज हम जिस जनजाति की बात करने जा रहे हैं वो है गरासिया जनजाति। सबसे पहले हमने जनजाति की बात की थी मीणा, उसके बाद भील, उसके बाद सहरिया और आज है गरासिया जनजाति। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है गरासिया जनजाति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गरासिया जनजाति राजस्थान की मीणा एवं भील जनजाति के बाद तीसरी बड़ी जनजाति है। कुल जनजातियों का यह 3.4% है। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गरासिया जनजाति का कुल जनजातियों का कितना प्रतिशत है। तो 3.4% है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी हाल ही तक 2021 के अंदर जनगणना नहीं हुई है, जो कि हर 10 सालों में होती आ रही है। कोरोना की वजह से 2026 में जनगणना होगी तो उसके आंकड़े अलग से हम देखेंगे, लेकिन हाल ही में तो अपने पास जो आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में इनकी आबादी 3.142% है। ये आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार गरासिया जनजाति की आबादी राजस्थान के अंदर 3.142% है। सर्वाधिक गरासिया आबादी सिरोही के अंदर है, जो कि राजस्थान का एक जिला है सिरोही। उसके अंदर 1.53 लाख है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उदयपुर, जिसके अंदर 1.04 लाख इनकी आबादी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक गरासिया आबादी राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो वो है सिरोही के अंदर, और दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो वो है उदयपुर के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक और घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, ने गरासियों की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है। ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से गरासिया जनजाति की उत्पत्ति गवास शब्द से किस इतिहासकार के अनुसार मानी जाती है। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मानी जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गरासियों की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से मानी जाती है। तो गवास शब्द से मानी जाती है, जिसका अभिप्राय यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है सर्वेंट यानी कि नौकर। भाषा और बोली में गुजराती व मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? गुजराती और मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। आदिवासी गरासिया का जो प्रदेश होता है उसे कुमारों का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है? कुमारों का देश। तो ये इंपॉर्टेंट शब्दावली है जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि आदिवासिया जो गरासिया होते हैं उनके प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो कुमारों के देश के नाम से जाना जाता है, और इनके गांव को बाकर पट्टा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? बाकर पट्टा, इनके गांव को। और संपूर्ण गरासिया दो पट्टों में विभाजित होता है, जिसमें एक को कहते हैं भाकर पट्टा और दूसरे को कहते हैं पिंडवाड़ा पट्टा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो संपूर्ण गरासिया होते हैं वो दो पट्टों में विभाजित होते हैं। एक तो भाकर पट्टा और दूसरा है पिंडवाड़ा पट्टा। पट्टा मतलब जैसे कि मान लो ये अपने ऐसा होता है ना, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, तो वैसा है, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। बाकर पट्टा के कुल 24 गांव हैं, जो कि 8 गांवों के अंदर 3 पट्टे के अंदर ये विभाजित है। ठीक है, 8 गांवों के 3, ठीक है, जैसे कि होता है 8 3 24 ऐसे। तो ये जो स्लाइड है, आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गरासिया समुदाय की विशेषताएं देख लेते हैं। किसकी? गरासिया समुदाय की विशेषताएं। इसमें सबसे पहला है कि इनके घरों को क्या कहते हैं। तो इनके घरों को घेर कहते हैं। क्या कहते हैं? घेर। तो घर से घेर आपको आसानी से याद हो जाएगा ये कि घर से घेर, इनके घरों को घेर कहते हैं। और ये अधिक रंग बिरंगे व चटकीले वस्त्र पहनने के शौकीन होते हैं। मतलब जो रंग बिरंगे चटकीले जो वस्त्र होते हैं ना, कि दूर से ही चमक नजर आ रही है, और जैसे ही सूरज की रोशनी पड़े और वो तिल मिला होते हैं, मतलब आप देख भी नहीं सकते, इतने चमकीले वस्त्र ये पहनने के शौकीन होते हैं। सौंदर्य वृद्धि के लिए गुदवाने की प्रथा, यानी कि ये टैटू बनवाने के बड़े शौकीन होते हैं। अपनी सुंदरता को और निखारने के लिए ये टैटू बनवाते हैं, गुदवाते हैं अपने शरीर के ऊपर कि मैं फलाने की बीवी हूँ और इस घर में रहती हूँ। जो भी है, ये तो फनी है। पंचायत के मुखिया को सहलोत या पालवी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गरासिया जनजाति के जो पंचायत होती है उसके मुखिया को क्या कहा जाता है, तो उसके मुखिया को सहलोत या पालवी के नाम से जाना जाता है। बड़े बूढ़ों की एक पंचायत होती है, एक परिषद होती है, जिसका अध्यक्ष गांव का मुखिया होता है।
ठीक है। क्या कौन होता है? गांव का मुखिया। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जैसे कि प्राचीन काल के अंदर संस्था होती थी, उसके अंदर बड़े बुजुर्ग भाग लेते थे जो अनुभवी होते थे। उसी प्रकार से आदिवासी जनजाति, जो गरासिया आदिवासी जनजाति है, उसके अंदर बड़े बूढ़ों की एक परिषद होती है जो अनुभवी से भरपूर होते हैं, और उनका इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो गांव का मुखिया होता है। और गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? अपने यहाँ तो सरपंच कहा जाता है, लेकिन वहां पर क्या कहा जाता है? पटेल। क्या? पंचायत के मुखिया को सहलोत या पालवी या पटेल कहा जाता है। नेक्स्ट है माउंट आबू की नक्की झील को ये अपना पवित्र स्थान मानते हैं। और नक्की झील के बारे में तो काफी किंवदंतियां हैं कि नक्की झील को देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदकर बनाया गया था, इसीलिए इसे नक्की झील कहा जाता है। तो माउंट आबू जो सिरोही है उसके अंदर ये नक्की झील बनी हुई है। तो ये नक्की झील को गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो पवित्र स्थान मानते हैं। चैत्र कृष्णा तेरस को अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला लगता है। तो ये इनके मेले हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये प्रमुख मेले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। मैंने उन्हीं को शामिल किया है, छोटे मोटे मैंने शामिल नहीं किए हैं। तो चैत्र कृष्णा तेरस को अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला लगता है। नेक्स्ट जो मेला है वो है चैत्र अमावस्या को दिलवाड़ा के पास कोटड़ा कोसिना रोड पर चैत्र विचित्र मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? चैत्र विचित्र मेला। चैत्र अमावस्या को दिलवाड़ा के पास कोटड़ा कोसिना रोड के पर चैत्र विचित्र मेला लगता है। नेक्स्ट है विशाल कृष्ण पंचमी। विशाल कृष्ण पंचमी को सियावा गांव का गणगौर मेला लगता है। कौन से गांव का? सियावा गांव का गणगौर मेला लगता है। और यह सबसे बड़ा मेला होता है गरासिया जनजाति का। गरासिया जनजाति का अगर पूछे कि सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है तो विशाल कृष्ण पंचमी को सियावा गांव का गणगौर मेला इनका सबसे बड़ा मेला होता है। और ये मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं, जबकि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर ही है। कौन है? मोर है। तो आदर्श पक्षी मोर को मानते हैं गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो है। और इनके यहाँ जो वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि बांसुरी हो गया, नगाड़ा हो गया, अलगोजा हो गया, ये मुख्य वाद्य यंत्र इनके यहाँ मिलते हैं और ये बजाए जाते हैं। इनके प्रमुख नृत्य हैं जिनमें लूर, घूमर, वालर, कूद, मांदल, गोर, जमारा, मोरिया, रंगल खंगल एवं बेरला नृत्य प्रमुख है। याद करने के लिए ये ट्रिक आती है कि गोलू मामो जवारा में कूदो। गोलू मामो जवारा में कूदो। तो ये ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हैं। गो से गोर हो गया, लू से लूर हो गया, माँ से मांदल हो गया, मो से मोरिया हो गया, जवारा से जवारा हो गया। ठीक है। और कूदो से क्या बोलते हैं? कूद हो गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। नेक्स्ट है पूर्णतः प्रकृति जीवित। कहने का मतलब है कि जो वनों की जितने भी वन के जो उत्पाद हैं उनके ऊपर ये निर्भर है। जैसे कि लकड़ी हो गई, फल फ्रूट्स हो गए हैं और भी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हो गई, ये उनके ऊपर पूर्णतः निर्भर है। तो ये कहा जा सकता है कि जो गरासिया जनजाति है वो पूर्णतः वनों के ऊपर आधारित आदिवासी जनजाति है। ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि वन के जो उत्पाद होते हैं उनको बेचकर भी ये अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है इसके जो गरासिया जनजाति है ना उसके अंदर एकाकी परिवार की प्रथा है। एकाकी परिवार से मतलब ये है कि जैसे कि मैं हूं और मेरे माता पिता हैं, अभी तो मैं अपने माता पिता के साथ रह रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हो जाती है तो मैं अपने माता पिता से अलग हो जाता हूँ, यानी कि मैं अपना एक अलग से परिवार बना लेता हूँ। उसको कहते हैं सिंगल फैमिली या एकाकी परिवार की प्रथा, जो यहाँ गरासिया जनजाति के अंदर काफी प्रचलित भी है। इनकी जो परिवार की जो सत्ता होती है, एक तो मातृ सत्तात्मक होती है, एक होती है पितृ सत्तात्मक। तो पितृ सत्तात्मक इनकी परिवार व्यवस्था है, मतलब जो परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार के अंदर सबसे बड़ा पुरुष ही वहाँ का मुखिया होता है। पुत्र विवाह के पश्चात माता पिता से अलग हो जाता है और यही एकाकी परिवार के रूप में सामने आता है। इनके अंदर प्रमुख विवाहें हैं जो हम देखने वाले हैं। प्रमुख विवाहों में सबसे पहला है भील गरासिया विवाह। कौन से विवाह? भील गरासिया विवाह। तो इसका तात्पर्य यह है जैसे कि भील आ रहा है ना और गरासिया भी आ रहा है, तो गरासियों की स्त्री होती है, गरासियों का पुरुष होता है और भील की स्त्री होती है। यदि कोई गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार को भील गरासिया कहा जाता है। फिर है गमेती गरासिया। यदि कोई भील पुरुष
किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे विवाह गमेती गरासिया विवाह कहलाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भील गरासिया के अंदर तो क्या होता है और गमेती गरासिया के अंदर क्या होता है। भील गरासिया में गरासिया पुरुष होता है और भील स्त्री होती है। क्या होती है? भील स्त्री होती है। और गमेती गरासिया के अंदर क्या होता है? भील तो पुरुष होता है और गरासिया स्त्री होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही छोटे छोटे जो कन्फ्यूजन वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, कथन होते हैं, वही एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर आप इनको देखिए। 1 से 2 बार देखोगे ना तो नॉर्मली है यार, याद हो ही जाएगा। कब तक भागेगा ये आपसे। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा परंपरागत जो मुखिया होता है वो पटेल होता है, और गरासिया जनजाति की जो पंचायत होती है उसकी जो मुखिया होता है ना उसको सहलोद या पालवी कहते हैं, और सबसे बड़ा परंपरागत जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। समाज में सर्वोच्च स्थान होता है पटेल का। सामाजिक परिवेश अगर हम देखें तो मोटी नियत, नैन की नियत और निचली नियत, ये 4 तरीके के सामाजिक परिवेश होते हैं। मोटी नियत के अंदर जो होता है उच्च वर्ग के ये होते हैं जो अपने को बाबोर हाइया क्या कहते हैं? बाबोर हाइया कहते हैं। ये आपको शब्द याद रखना है कि बाबोर हाइया क्या होता है, या बाबोर हाइया निम्न में से किस जनजाति से संबंध है? तो यह है गरासिया जनजाति से संबंधित है। अब सामाजिक परिवेश में जैसे कि अपनी क्या होता है, जैसे कि ब्राह्मण, ठीक है, फिर वैश्य, फिर शुद्र, क्षत्रिय, ऐसे होते हैं ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे 4 होते हैं ना। गरासिया जनजाति में भी ऐसा ही है कि मोटी नियात, नैन की नियात और निचली नियात। तो मोटी नियात वाले उच्च वर्ग के होते हैं, उच्च वर्ग के गरासिया होते हैं, और अपने आप को यह बाबोर हाइया कहते हैं। नेक्स्ट है नैन की नियात, मध्यम श्रेणी, वह अपने आप को माडेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माडेरिया। और निचली नियात में ये निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, जैसे कि शूद्र होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रेम विवाह। अब ये आपके काम की बात सामने आई है। प्रेम विवाह बहुत प्रचलन में है, मतलब गरासिया जनजाति इतनी उच्च विचारों वाली और ओपन माइंडेड है कि इनके अंदर प्रेम विवाह होना बहुत ही लाजमी है। मतलब जैसे कि आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है तो आप उसके साथ भागकर विवाह कर सकते हैं, बल्कि परिवार की सहमति से विवाह कर सकते हैं। तो गरासिया जनजाति में प्रेम विवाह बहुत प्रचलन में है। विवाह के मुख्य 3 प्रकार हम देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहला है मोरबंदिया विवाह। कौन सा? मोरबंदिया विवाह। हिंदू समाज में जैसे ब्रह्म विवाह होता है कि पूरे रस्में और रिवाजों के साथ जो विवाह होता है वो होता है ब्रह्म विवाह, और उसी को गरासिया जनजाति के अंदर मोरबंदिया विवाह के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह ये क्या होता है? इस विवाह में वर्ग पक्ष समाज के पंचों द्वारा तय मूल्य पंचों को वैवाहिक भेंट के रूप में छुपाकर, वैवाहिक भेंट के रूप में जो वधु पक्ष होता है, ठीक है, वर्ग द्वारा पसंद कन्या को अपने घर ले जाते हैं। इसमें सगाई फेरे नहीं होते, मतलब मूल्य चुकाकर, ठीक है। जिसको अपन मीणा और भील जनजाति में देखा था कि जिसको दापा कहा जाता है ना, वही ताड़ना विवाह के अंदर क्या होता है, जो वर पक्ष का जो होता है वो है वधु पक्ष का मूल्य चुकाकर जो वधु को अपने घर ले जाते हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सगाई फेरे नहीं होते, मतलब फालतू की रीति रिवाज मानते ही नहीं है, पैसे दिए और घर ले चले। नेक्स्ट है पहराना विवाह। पहरावना विवाह ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह किया जाता है। पहरावना विवाह ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह किया जाता है। इसके अंदर ब्राह्मणों को शामिल नहीं किया जाता, मतलब ब्राह्मणों का पत्ता काट दिया, आटा साटा। तो ये तो गुजरों में, जाटों में आजकल काफी हो रहा है। जहां भी लड़कियों की कमी है उनके अंदर यह ऐसा उन समाजों के अंदर ऐसा हो रहा है कि एक लड़की दो और लड़की लो। जैसे कि मान लो एक भाई है और बहन है, और सामने वाले में एक भाई है और एक बहन है, तो वो आपस में विवाह कर लेते हैं। आपस में कहने का मतलब है कि लड़की दो लड़की दो, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आना करना गरासिया जनजाति में विधवा विवाह को कहा गया है। किसको कहा गया है? विधवा विवाह को आना करना। तो ये पूछे जा सकते हैं, ये शब्दावली मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिलेगी नहीं आपको हर जगह। सेवा करने का मतलब है कि घर जमाई बनाना। तो ये भी आपके काम की बात है। जब भी आप मतलब ऐसा शादी वादी नहीं हो रही हो तो गरासिया जनजाति में जाइए और वहां विवाह कर लीजिए, घर जमाई आपको बना के रख लेंगे, फिर करते रहना पूरे जीवन पर जंगलों में हु हा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है खेमना क्या होता है? विवाहित स्त्री द्वारा अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना खेमना कहलाता है। क्या कहलाता है? खेमना। जो आपको ध्यान रखना है, मेल वो विवाह।
मेल वो विवाह का मतलब ये है कि विवाह का खर्चा बचाने के लिए वधु को वर के यहाँ छोड़ देते हैं। मतलब जैसे कि मान लो आपके पास पैसे नहीं है और शादी करनी है, तो मेले वो विवाह का मतलब यही हो जाता है कि जो खर्चा बचा लिया जाता है, वधु को वर के घर छोड़ दिया जाता है। तो इसके अंदर ना फेरे होते हैं, ना रस्में होती है, ना रिवाज होता है, ना खान पीन होता है, ना विवाह भोज होता है। बस सीधा गए और घर पे छोड़ के आ गए, उसी को विवाह संपन्न मान लिया जाता है। तो उसको कहा जाता है गरासिया जनजाति में मेले को विवाह। खेवना मैंने आपको बता ही दिया, जब कोई विवाहित स्त्री अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह कर लेती है उसको खेवना कहा जाता है। नेक्स्ट है कोंदिया या मेक। कोंदिया या मेक, जैसे कि मृत्यु भोज को भील और गरासिया, भील और मीणा जनजाति के अंदर मोसर कहा जाता था, वैसे ही गरासिया जनजाति के अंदर मृत्यु भोज को कोंदिया या मेक कहा जाता है। घेंटी तो क्या है? घेंटी। कई बार आपने बोलते सुना होगा राजस्थानी में, साला की घेंटी दबा दो ना, घेंटी। तो घेंटी का मतलब है हाथ की चक्की। तो आज के बाद ध्यान रखना, घेंटी का मतलब ये नहीं होता है, बल्कि हाथ की चक्की होता है। क्या होता है? हाथ की चक्की। इनके अंदर अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा व्याप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा बहुत ही कम देखने को मिलती है और इसी वजह से अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। यह सफ़ेद रंग के पशुओं को पवित्र मानते हैं, जैसे सफ़ेद गाय, सफ़ेद बाघ, सफ़ेद हाथी, सफ़ेद चीज कोई भी हो, उसको बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। त्योहारों का प्रारंभ वैशाख माह में आखा तीज से ये मानते हैं। उसके बाद हूरे, हूरे वो मुस्लिम समाज वाले हूरे नहीं है कि 70 हूरे वहाँ पर मिलेंगी जन्नत में, तो ऐसा नहीं है। हूरे का मतलब ये है मृत्यु की याद में बनाया जाने वाला स्मारक। गरासिया जनजाति में हूरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये स्लाइड भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं कि गरासियों का खान पान। तो खान पान भी इंपॉर्टेंट है, उसी से इंसान ताकतवर बनता है। तो बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा, अब जंगल में क्या उग सकता है? या तो मक्का उग सकती है, या जवार उग सकता है, और भी जो मोटे अनाज होते हैं वही उग सकते हैं। मांस मदिरा का सेवन यहाँ पे अक्सर देखने को आपको मिल जाएगा। अब आपको जो ध्यान रखने की बात है वो है कि रोटो और रोटा, ये दो चीज़ हैं, इनमें आपको कन्फ्यूजन होगा। जो रोटो होता है वह मक्की के आटे की रोटी होती है, और जो रोटा होता है वह गेहूं के आटे की रोटी होती है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है। हमने एक बार बेसिक डिफरेंस और भी देखा था, भील गरासिया और गमेती गरासिया। ठीक है, भिवा था वो। और यह है रोटो और रोटा के अंदर अंतर। रोटो जो होगा वो मक्की के आटे की रोटी होगी, और जो रोटा होएगा वो होगा गेहूं के आटे की रोटी। पानिया, मक्का के आटे को खाकर खागरे के पत्ते में डालकर चेक कर बनाई गई रोटी पानिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पानिया। फिर अनाला मोरियो, नवजात शिशु की नाल काटने की जो प्रथा होती है उसको अनाला मोरियो कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मांडलिया। तो मांडलिया का मतलब है चेहरे पर गोदना, मतलब चेहरे के ऊपर टैटू बनवाना। इस प्रथा को मांडलिया कहा जाता है, और मांडला कहा जाता है हाथ पांव पर गोदना। देखिए, अगर चेहरे पे आप टैटू बनवाते हैं गरासिया जनजाति में तो उसको मांडलिया कहा जाता है, और अगर हाथ पांव पर टैटू बनवाते हैं तो उसको कहा जाता है मांडला। गरासिया में पुत्र जन्म पर थाली बजाकर, जैसे कि हिंदू समाज में भी थाली बजाकर ही बताया जाता है कि पुत्र का जन्म हुआ है, और पुत्र के जन्म पर सुपड़ा बजाया जाता है, मतलब सुपड़ा साफ हो गया है। तो ऐसा नहीं है, वर्तमान में ऐसा नहीं है, कुछ परिवर्तन आए हैं। ठीक है, सामूहिक खेती को, जैसे कि सामूहिक खेती को पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम इसके देखने को मिलते हैं। वैसे ही गरासिया जनजाति में सामूहिक खेती को हारी बावरी के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, हारी बावरी के नाम से। सबसे बड़े मेले को मणखारो मेले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणखारो मेले, मतलब इतने ज़्यादा आदमी मनुष्य मनक हो जाते हैं कि उसको मणखारो मेला कहा जाता है, और उसी को सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। और गरासिया जनजाति में हमने देखा था कि गणगौर मेला, जो गणगौर मेला होता है वही सबसे बड़ा मेला होता है, और उसी मेले को मणखारो मेलो कहा जाता है, क्योंकि आदमियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसी से इसे यह नाम पड़ गया। हेलरू सहकारी संस्था होती है, जो कि गरासिया समाज में सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। और हमने ये भी देखा था कि परंपरागत रूप से जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। और वैसे जो गरासिया जनजातियों की जो पंचायत होती है उसके मुखिया को सहलोद या पालवी कहा जाता है। तो ये थी हमारी गरासिया जनजाति। आई होप आपको ये पूरी स्लाइड समझ में आई होगी। एक एक बात मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझाई है, डिटेल में समझाई है। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट का आंसर देने के लिए रेडी रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।